आज हम बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो होती तो नॉर्मल कंपनी है, पब्लिक कंपनी, क्योंकि शेयर इशू कर सकती हैं वो, तो नॉर्मल पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है, बट जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, यानी कोई भी वहां से स्टॉक एक्सचेंज से जिनके शेयर्स परचेज और सेल कर सकता है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी इनकी गवर्निंग अथॉरिटी होती है, यानी आरओसी तो रहेगा ही रहेगा और सेबी भी रहेगा इनकी गवर्निंग अथॉरिटी। तो लिस्टेड कंपनी क्या होती है? एज पर सेक्शन 252 इट इज अ कंपनी, कंपनी तो है ही है, और कौन सी कंपनी होगी जो पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है? तो डेफिनेटली पब्लिक कंपनी होगी जिसकी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, और जो कंपनीज एक्ट के साथ साथ एससीआरए भी फॉलो करता हो। ये भी एक एक्ट होता है जो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगता है। अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होंगी? जो लिस्टेड ना हो, बाकी सारी कंपनीज। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं था। नाउ गवर्नमेंट कंपनी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है? गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट की पत्ती 51% और मोर हो, यानी अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के 51% या इससे ज्यादा शेयर ले रखे हैं तो दैट कंपनी जिसने लिए हुए हैं, जिसमें शेयर लिए हुए हैं, दैट कंपनी इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। हमेशा जिसमें लिए जाते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे सब्सिडरी कंपनी कौन सी होगी? जिसमें शेयर लिए जाएंगे। एसोसिएट कंपनी कौन सी होगी? जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी? जिसमें गवर्नमेंट लेगी शेयर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट? तो दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट 51% ले ले या स्टेट गवर्नमेंट 51% ले ले या दोनों मिलके 51% ले ले या गवर्नमेंट कंपनी भी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के 51% ले ले। तो जरा देखिए, गवर्नमेंट कंपनी मींस any company in which not less than 50% of paid up share capital is held by central government, state government or government, or partly by central government and partly by one or more state government। ठीक है, तो ये इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी के लिए बताया सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। इसके अंदर वो कंपनीज भी आएंगी जो सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी की, यानी प्लीज बात समझिए। एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब इस पे किसने शेयर्स लिए हुए हैं? गवर्नमेंट ने। इसका नाम है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड की एक वाई लिमिटेड सब्सिडरी है। ना वाई लिमिटेड पे किसकी गवर्नेंस है? वाई लिमिटेड पे किसकी गवर्नेंस है? एक्स की, क्योंकि, और एक्स पे किसकी गवर्नेंस है? गवर्नमेंट की। तो इसका मतलब वाई लिमिटेड पे किसकी गवर्नेंस है? गवर्नमेंट की। हेंस वाई लिमिटेड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं? जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा हो, उन्हें क्या मानते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरीज इज ऑल्सो ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी। नाउ माई क्वेश्चन इज, जरा ये समझिए, गवर्नमेंट इसने ए लिमिटेड के 50.9% शेयर लिए, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 50.9% शेयर लिए। माय क्वेश्चन इज, बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड और नॉट? बताइए, बी लिमिटेड ए लिमिटेड का सब्सिडरी है या नहीं है? कोई बच्चा बताइए। एक सेकेंड, जस्ट होल्ड। हाँ बताइए, एक मिनट होल्ड ही रखना। हाँ बताइए, अब बताइए, अब आ जाएगी। बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट, अच्छा बी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट? ये बताइए। देखिए, गवर्नमेंट ने ए के 50.9% शेयर लिए और ए ने बी के 50.9% शेयर लिए। अब आप कह रहे हैं बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी, यहां तक बात समझ में आती है। माय क्वेश्चन इज, क्या बी लिमिटेड गवर्नमेंट भी है या नहीं है? क्यों? यहां पर 51% कम से कम होने चाहिए और सब्सिडरी बनने के लिए
50%। तो दोनों में अंतर समझिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। और एसोसिएट के लिए 25% और मोर है, तो वहां 51% और मोर है, वहां एसोसिएट में 25% और मोर है, और सब्सिडी में मोर देन 50% है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई गवर्नमेंट कंपनी की। फॉरेन कंपनी हमने बना दी थी। हर विदेश में बनी कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी और नॉट? विदेश में जो भी कंपनी बनी उसे फॉरेन कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे? किसे मानेंगे फॉरेन कंपनी? वर्किंग प्लेस नहीं, कैसा भी प्लेस, प्लेस इन इंडिया। वर्किंग प्लेस कहां से आ गया? प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस के किसी भी काम का प्लेस है। शेयर ट्रांसफर ऑफिस भी होगा और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है ये। नाउ सेक्शन 8 कंपनी, क्या आपको कोई जानकारी है सेक्शन 8 के बारे में? क्या जानकारी? ये कंपनीज कौन सी होती हैं? चैरिटेबल काम करती हैं। क्या ये प्रॉफिट्स कमा सकती हैं या नहीं कमा सकती हैं? प्रॉफिट कमा सकती हैं, तो फिर चैरिटेबल कैसे हुई? फिर ये अपने प्रॉफिट को घर नहीं ले जा सकती, उनको उसी चैरिटेबल एक्टिविटी में खर्च करेंगे। जैसे स्कूल है, ताबड़तोड़ फीस लेता है, बट चैरिटेबल क्यों कहलाता है? उसको जो प्रॉफिट होंगे वो स्कूल के ऊपर ही खर्च करेगा। स्मार्ट क्लासेस बना देगा, ऑडिटोरियम्स बना देगा, धीरे धीरे खर्चा करता रहेगा। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट अटेन हो जाएगा कि गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट कर देगी। जैसे मैंने स्टूडेंट्स प्राइड एजुकेशन बनाई और मैंने कहा सेक्शन 8 कंपनी है, एजुकेशन में सेक्शन 8 हो सकता है, तो मैंने आपसे फीस ली और उसके बाद क्या करा? मैंने प्रोजेक्टर्स खरीदे, फिर ऑडिटोरियम बनाया, स्मार्ट क्लासेस करी, रिकॉर्डेड क्लासेस, पेन ड्राइव में डे बाय डे इंप्रूवमेंट करता रहा। क्या बच्चों को इससे फायदा होगा या नहीं होगा? तो गवर्नमेंट का एक एजुकेशन सेक्टर अपलिफ्ट होगा। तो गवर्नमेंट कहती है प्रॉफिट कमाओ, बट प्रॉफिट घर मत लेके जाओ। घर लेके जाने का मतलब डिविडेंड मत बांटो। अरे कैसे लेके जाएंगे प्रॉफिट घर? शेयर होल्डर डिविडेंड के रूप में। तो क्या कहते हैं सेक्शन, अच्छा मैं ये पेन बेचने का धंधा कर रहा हूं, मैंने ये भी सेक्शन 8 बना लिया। मैंने कहा साहब मैं इसे पेन बेचूंगा, खरीदूंगा, जो प्रॉफिट होगा उसे घर नहीं लेके जाऊंगा, मुझे सेक्शन 8 का दर्जा दिया जाए। बोलिए। ऐसा नहीं है भाई। सेक्शन 8 किस लिए बनाई जाती है? विच आर फॉर्म टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, इनसे रिलेटेड सबका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे समाज को फायदा हो रहा हो। मेरे पेन बेचने से क्या समाज को फायदा होगा? मेरे पढ़ाने से समाज को फायदा होगा, हॉस्पिटल से समाज को फायदा होगा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट से समाज को फायदा होगा। ठीक है, तो इन ये अपने अप्लाई कैसे करेंगी? प्रॉफिट ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में, और डिविडेंड प्रोहिबिट है मेंबर्स का ले जाना। इसके एग्जाम्पल दिए फिक्की, एसोकैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। अरे इन सब के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड तो लिखा नहीं, तो क्या ये कंपनी हो सकती है? क्या ये कंपनी हो सकती है? सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी जब आप बनाने जाते हैं तो आरओसी उसे बना तो देता है, बट उस कहता है कि पहले इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेके आओ। मैं तभी कंपनी रजिस्टर करूंगा जब गवर्नमेंट से आप एक लाइसेंस ले आओगे। गवर्नमेंट चेक कर लेगी कि वास्तविकता में आप सोशल वेलफेयर करेंगे। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी तब रजिस्टर करता है जब आप गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेके आते हैं और उस लाइसेंस को रजिस्ट्रार को देते हैं और कंपनी वो इनकॉर्पोरेट करता है। अच्छा, बहुत जगह लिखा होता है कि गवर्नमेंट करेगी ये काम, गवर्नमेंट करेगी। अब गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या हम सीधे नेताजी के पास जाएंगे? तो गवर्नमेंट भी ये पावर डेलीगेट करती है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू पावर भी किसको डेलीगेट कर रखी है? आरओसी को। तो अब अगर हमें सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो पहले हम आरओसी से लाइसेंस लेंगे, वो पूरी इंक्वायरी करेगा कि आप किस तरीके से चैरिटेबल काम करेंगे। लाइसेंस जब वो दे देगा तो उसके बाद वही कंपनी बनाएगा। पहले क्या होता था, एक रीजनल डायरेक्टर को ये पावर एलोकेट थी। तो हम सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते थे तो हम पहले रीजनल डायरेक्टर को सब समझा के उससे लाइसेंस लेते थे, वो लाइसेंस की कॉपी आरओसी को देते, तो आरओसी कंपनी रजिस्टर करता था। तो प्लीज समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लाइसेंस इशू करने की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो
सारे काम थोड़ी ना देखेगी, तो डेलीगेट करती है। तो अभी तो ये समझिए सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड्स। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड मत लगाइएगा, लेकिन लाइसेंस इशू करेगी वो उन कंडीशंस पे जो कंडीशंस फिट होंगी। रजिस्ट्रार शेल ऑन एप्लीकेशन ऑफ, अब कंपनी रजिस्टर करने की पावर किसके पास होती है, मैंने आपको बताया था आप। और लड़ाई झगड़े देखने की पावर किसके पास होती है, एनसीएलटी। बड़े होशियार बच्चे, क्या रोज याद करते हो क्या तुम कंपनी लॉ, बहुत बढ़िया। रजिस्ट्रार शेल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर करेगा ऑन रजिस्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी शैल एंजॉय प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी की तरह। लाइसेंस रिवोकेट भी हो सकता है, यानी खत्म भी कर सकती है। खत्म कौन करेगा, जिसने लाइसेंस दिया। खत्म क्यों करेगा वो, अगर उसे लगता है आपने सेक्शन 8 कंपनी बना दी बट आप चैरिटेबल काम नहीं कर रहे हैं और आपने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, तो लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड। Central government may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirement of condition in this section subject to which a license is issued। और अगर आपके अफेयर्स फ्रॉडेंटली करे जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट किए जा रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ऑर्डर दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑर्डर क्या क्या दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी कंपनी को वो सेक्शन 8 नहीं रखना चाहती, तो क्या ऑर्डर हो सकता है मुझे बताइए। ऑर्डर नंबर 1, मैं बोलूंगा बेटे अब तुम सेक्शन 8 नहीं रहोगे, तो आप कहेंगे मैं क्या रहूंगा, तो मैंने कहा आप नॉर्मल कंपनी बन जाओ। बोलो ये ऑर्डर हो सकता है नहीं हो सकता, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं तो हो सकता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नाम के आगे क्या लिमिटेड करना होगा, चेंजेस करने होगा। दूसरा ऑर्डर, मैंने कहा तुमने बहुत घटिया हरकत करी, मुझे बेवकूफ बनाया, दुनिया को बेवकूफ बनाया, क्या ऑर्डर दे सकता हूं मैं तुम्हारे अगेंस्ट। नहीं नहीं, ये तो अलग बात हो गई, वो तो मैं पेनल्टी लगाऊंगा। वैसे ऑर्डर क्या कर, कंपनी के साथ क्या कर सकता हूं, कंपनी को वाइंड अप कर सकता हूं, मैं कहता हूं खत्म हुई तेरी कंपनी, भाग यहां से। तीसरा ऑर्डर क्या दे सकता हूं, मैंने देखा यार गंदे लोग बैठ गए थे, कंपनी तो अच्छा काम कर ही रही थी, इस कंपनी को एक जेन्युइन कंपनी के साथ मर्ज कर देता हूं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑर्डर्स। पहला मैं बोलूंगा प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बन जाओ। दूसरा मैं कहूंगा तुम्हारी कंपनी खत्म, सारी प्रॉपर्टी हमारी जब्त कर लेंगे हम, क्योंकि ये तो आप घर ले जा ही नहीं सकते। तीसरा हम आपकी प्रॉपर्टी को किसमें मर्ज कर देते हैं, एक जेन्युइन कंपनी में जो सेक्शन 8 करती है, जो सेक्शन 8 है। तो ऑर्डर देगी। ऑर्डर क्या क्या होंगे मैं अभी बता देता हूं। ऑर्डर ये होंगे, कन्वर्ट हिज स्टेटस, वाइंड अप और एमलगमेट विद अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। पेनल्टी भी लगा सकती है। पेनल्टी क्या लगाएगी, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी 2 लोगों पे लगेगी, कंपनी पे और ऑफिसर्स पे। प्लीज जरा समझिए, कंपनी पे लगेगी कितनी, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, और डायरेक्टर्स पे लगेगी और ऑफिसर पे, दोनों लोगों पे लगेगी, कंपनी पे भी लगेगी एंड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पे भी लगेगी। और डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स पे कितनी पेनल्टी लगेगी जरा समझिए। इनको इंप्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल तक का, और फाइन हो सकता है 25,000 से लेके 25 लाख रुपए तक का। तो प्लीज पेनल्टी आ गई एग्जाम में तो आप बोलोगे कंपनी पे लगेगी, कंपनी को भी जेल भेजें क्या, हमने कहा कंपनी तुम जेल चलो। तो कंपनी पे लगेगी सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, और डायरेक्टर और ऑफिसर्स पे क्या लगेगी, इम्प्रिजनमेंट और 3 साल तक का, और 5,000 से लेके 25,000 से लेके 25 लाख। अब जरा आप बात समझिए, आप सेक्शन 8 है, आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, आप मेरे पास आए, मैं चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो पता है सीए वगैरह क्या कहते हैं, कहते हैं सर कंपनी पे तो जाएगी जाएगी, अब आप जेल जाओगे। अब आप हैं, आपने गड़बड़ कर दिया, आप मेरे पास आए, मैंने कहा आप जेल जाएंगे 3 साल तक के लिए। बताइए आप डरेंगे या नहीं डरेंगे, आप क्या चाहेंगे, मुझे कुछ भी पैसे देके जेल से बचना चाहेंगे नहीं बचना चाहेंगे, पर जाएंगे या नहीं जाएंगे आप जेल। अगर डिफॉल्ट प्रूव हो गया, प्रूव होने ही वाला है, पक्का पक्का प्रूव होगा, आपने जो गड़बड़े करी है, बताइए।
जाएंगे ही जेल। मैंने कहा मैं बचा लूंगा, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। आप मानेंगे इस बात को या नहीं मानेंगे? देना चाहेंगे 10 लाख रुपए या नहीं? वरना जेल चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, बताइए आप। अब मैंने 10 लाख का पिंक कलर के सारे नोट अपने सामने रखे, मैंने कहा 10 लाख आ गए। अब मैं जाता हूं अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी कौन है? आरओसी। मैं कहता हूं सर लॉ में लिखा है और, यानी आपके पास पावर है आप जेल दें या मॉनेटरी फाइन लगाएं। ये रहे 2 लाख रुपए। बताइए क्या मैटर मैनेज हो सकता है या नहीं हो सकता है? और बोथ भी और है ना। और का मतलब क्या? मैंडेटरी या डिस्क्रिशनरी? तो क्या होगा? मैटर मैनेज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अच्छा, जब क्लाइंट आया होगा तो उसे ये और दिख रहा होगा। ये आज हमने आपको बहुत अंदर की बात बता दी। टैक्सेशन में तो हम बहुत ऐसी बातें बताते ही हैं, तो मैंने इसलिए नहीं बताई कि तुम ये इस तरीके के मैनिपुलेटिव लोग बनोगे ना। मैं हूं ऐसा, ऐसे मैं भी नहीं हूं ऐसा। लेकिन मेजर बात क्या है कि तुम्हें लॉ लिखने में आसानी हो जाए। कोई डाउट? याद कर लेना सर। सेक्शन 8 कंपनी के पॉइंट क्या है? ये एक सर्टेन ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म्ड हुई है। मिनिमम शेयर कैपिटल का कंसेप्ट इस पे नहीं लगता, अभी तो किसी पे भी नहीं लगता। इसको अपने प्रॉफिट सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे लगाने हैं अपने। डिक्लेयर करेगी नहीं डिविडेंड। एक लाइसेंस लेके ही ऑपरेट करेगी, लाइसेंस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वर्ड नहीं लगाना है। लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। रिवोक कौन करेगा? अगर कंडीशंस कंट्रावेंड होगी। रिवोक सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो 3 ऑर्डर दे सकती है। ये अपनी जनरल मीटिंग यानी शेयर होल्डर की मीटिंग, जनरली शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी होती है तो 21 दिन का नोटिस देना होता है नॉर्मल कंपनी को। 21 दिन पहले बताना होता है हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना चाहते हैं, शेयर होल्डर को नोटिस देते हैं। इसके पास चॉइस है 14 दिन का ही नोटिस दे सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इस पर रूल नहीं लगता है। इसको इस तरीके की कोई कमिटीज नहीं बनानी होती है। और पार्टनरशिप फर्म किसी भी सेक्शन 8 में मेंबर नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनरशिप फर्म जनरल कंपनी में मेंबर हो सकती है, सेक्शन 8 में मेंबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जरा लॉजिक बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं पैदा हुआ, मेरा हर काम में, मैं जो भी काम करूंगा दुनिया में उसमें मेरा प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव होगा या वेलफेयर भी हो सकता है? एक पार्टनरशिप फर्म बनी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? वो नॉन प्रॉफिट वाले में कैसे बन जाएगी मेंबर? तो लॉजिकल है ना। क्या एक कंपनी दूसरी क्या एक कंपनी सेक्शन 8 में मेंबर बन सकती है? क्या एक कंपनी सेक्शन 8 में मेंबर बन सकती है? हाँ, क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है, उसका ऑब्जेक्ट भी नॉन प्रॉफिट है। मेरे ख्याल से लॉजिकल आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। और लॉ लिखना कैसे, अब ये बात तो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा। लॉ का हर पॉइंट अगर क्लियर है तो लिखना अपने आप आ जाएगा। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि साहब यहां मुझे जनरल मीटिंग या 14 दिन 21 दिन, लॉजिक नहीं पता तो नहीं होगा। और नहीं पता, तुमने एंड लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मेशन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट पे होगा, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट अपने ऑब्जेक्ट पे होगा, डिविडेंड बांटे कि नहीं, लिमिटेड कंपनी लाइबिलिटी कंपनी होती है लेकिन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाती है। स्टेटस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट करी हुई है? आरओसी को। लाइसेंस रिवोक सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है अगर सेक्शन 8 की कंडीशन कंट्रावेंड हुई और फ्रॉडेंटली अब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट करा। और ये सब ये बातें हो गई। बताइए कोई डाउट? तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। नाउ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 है, यानी वैसे कोई कंपनी डोरमेंट कंपनी है ही नहीं, डेफिनेशन नहीं है। ये कहते हैं कोई भी कंपनी डोरमेंट हो सकती है अगर वो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। ऐसी कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी बोल देते हैं। और इन कंपनीज को काफी सारी ऑप्शन दिए जाते हैं कि साल में बस अपना छोटा मोटा एक रिटर्न्स वगैरह आरओसी को फाइल करते रहें। बहुत सारे कंपनीज लॉ के इन्हें प्रोविजन फॉलो नहीं करने पड़ते।
और जब चाहें तब ये अपना स्टेटस एक्टिव करा सकते हैं जब भी काम करेंगे। तो डोरमेंट कंपनी क्या होती है? मेरी कंपनी मैंने बनाई, 3-4 साल तक मुझे पता है अभी प्रोजेक्ट पूरा होगा, काम कुछ होगा ही नहीं, तो मैं, और मुझे 4 साल तक कंपनी भी रखनी है, तो मैं अपनी कंपनी का स्टेटस डोरमेंट डिक्लेयर करा सकता हूं। तो डोरमेंट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद एसेट भी है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, इनएक्टिव हो गई है, तो ये एप्लीकेशन दे सकती है रजिस्ट्रार को कि मेरा स्टेटस क्या कर दीजिए, डोरमेंट। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो, आपको आरओसी को हर साल कुछ फीस देनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट तो फाइल करने पड़ेंगे, किसी और एक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे जीएसटी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, शेयर चाहे तो आप अलॉट कर सकते हैं, और अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किसी अकाउंटेंट को फीस देनी पड़ेगी, तो ये फीसेस देते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग नहीं कहलाएगी ट्रांजैक्शन। इसके अलावा, अगर इनके अलावा आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो आप अपनी कंपनी का स्टेटस क्या करा सकते हैं, डोरमेंट। किसको एप्लीकेशन देंगे, आरओसी को। क्यों आप डोरमेंट करा रहे हैं? सर कंपनी बंदी ना करा दें। बेटे आपके पास एसेट भी है और 4 साल बाद आपका प्रोजेक्ट शुरू होना है, तो आप कंपनी कैसे बंद करा दोगे? एसेट खत्म हो जाएगी। तो आप जो है अपना डोरमेंट करा दीजिए। सर डोरमेंट से फायदा क्या होगा? डोरमेंट से फायदा ये होगा कि भाई आप जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ की पूरी नहीं करनी है आपको। इसके बाद है निधि कंपनी। इस कंपनी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो जनरल कंपनी है निधि कंपनी। निधि कंपनीज के केस में ये कंपनीज क्या होती हैं, इन्हें हम दूसरा नाम देते हैं म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। ये कंपनीज बनाई जाती हैं कुछ मेंबर्स के द्वारा, और इनका काम होता है मेंबर्स की मदद करना। इसके पास सरप्लस पैसा है, ये कंपनी के पास डिपॉजिट कर देगा, इसके पास कम पैसा है, कंपनी इसे पैसा दे देगी, यानी अपने मेंबर्स के म्यूचुअली बेनिफिट के लिए ये पैसे का लेन देन का काम करते हैं, इन्हें निधि कंपनी कहते हैं। तो ये क्या है, छोटी छोटी पूंजी को जमा करता है ये आदमी अपना, कंपनी इसे ब्याज देती है, यानी एक तरीके का बैंक का ही काम करते हैं, बट केवल किन लोगों के बीच में होता है ये ट्रांजैक्शन, अपने मेंबर्स के बीच में, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। सेविंग अमंग इट्स मेंबर है, रिसीव करेगा डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग करेगा टू, किसको? केवल मेंबर्स को ओनली। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। यहां से मैं कल बताऊंगा, लगभग आज फ्राइडे, संडे आपकी क्लासेस ओवर हो जाएगी। बताइए आज की क्लास में कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है। अब जरा जो लॉ वाले बच्चे हैं वो जरा एंटर हो जाएं, वो लॉ कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स वाले, जिन्हें न्यू एंट्रीज वालों को, जिनको पूछने थे क्वेरीज।